राधे राधे। सबसे पहले कृषि देखते हैं। कृषि कृषि क्या है? कृषि, व्हाट इज कृषि? भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य जैसे भोजन, कपड़ा और ईंधन आदि को पूर्ति के लिए भूमि को खोदकर अथवा जोत कर तथा बीज बोकर बीज बोने के उपरांत व्यवस्थित रूप से फसलों उत्पादन, पशुपालन आदि को आधुनिक तकनीकी की मदद से फल और पशुओं को एक नए बेहतर नस्ल को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं जो की जाती है उसे कृषि अथवा एग्रीकल्चर कहते हैं। आप अपनी भाषा में जिस तरह से विषय लिख सकें। ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बस बात को बस पढ़ लेना है, दिया हुआ है। कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रिक और कल्चर से बना हुआ है। कृषि अथवा एग्रीकल्चर का शाब्दिक होता है मृदा का कर्षण करना। मृदा का कर्षण करना। पहला पॉइंट कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। 60% लगभग आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। लगभग भारत में 70% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है एवं बिहार की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी हुई है। कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है के अंतर्गत आता है और बिहार में लगभग 60% भूभाग पर कृषि की जाती है। कृषि के महत्व, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग जो जनसंख्या का 70% आबादी कृषि पर निर्भर करता है और वर्तमान में इसकी संख्या घटकर कितना हो गया है? 52%। प्रमुख महत्व, कृषि जीविकोपार्जन का साधन है। भारत में लगभग 2/3 लोग की जीविका कृषि पर आधारित है। पशुपालन आय में क्या करता है? योगदान। विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना कृषि से ही होगा। कृषि उद्योगों को कच्चा माल जुटाना, जैसे कपास। कपास कहाँ से मिलेगा जी? सूती वस्त्र कहाँ से बनेगा? कपास से। तो इस कपास क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। ठीक है। जैसे चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग में गन्ना चाहिए, गन्ना क्या हो गया? कच्चा माल। ठीक है। कृषि से राष्ट्रीय आय से भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि योग्य भूमि के प्रकार, कृषि योग्य भूमि के 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। पहला है शुष्क बोया गया क्षेत्र, दूसरा है चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ। शुष्क बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें लगाई व काटी जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इससे निवल बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है चालू प्रतिभूमि। चालू प्रतिभूमि वह सीमांत भूमि है जिस पर प्रति वर्ष कृषि नहीं की जाती है। यह 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती है जिससे मृदा उपजाऊ बन सके। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि जो पिछले 5 से अधिक वर्षों तक अधिक समय तक परती या कृषि रहित है। भूमि उद्वार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है, उसे ही कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। शस्य गहनता, शस्य गहनता हम लोग पढ़े थे। शस्य गहनता किसे कहते हैं? उसे प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। देखिए, एक भूमि के टुकड़े में वर्ष में एक से अधिक फसल उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? शस्य गहनता। शस्य गहनता बराबर कुल बोया गया क्षेत्र बट्टा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। शस्य गहनता के दृष्टि से ये याद रखेंगे, पंजाब भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। प्रभावित करने वाला कारक,
सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित कारक है: सिंचाई, उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकरण। वर्षा शोषित भूमि: जब फसलें केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है, तब इसे वर्षा शोषित या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, एक शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि 75% से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। आर्द्र भूमि कृषि 75% से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। ये सब लिख लिया है ना? कि शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं एवं उपाय। तो वर्षा जल को संरक्षित करने विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनः भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है और शुष्कता के कारण समटी की ऊपरी परत वायु द्वारा कटाव होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समटी की जगह पे किताब में देख लो, ये शुष्कता के कारण मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी के ऊपरी ऐसा नहीं होगा, मिट्टी के ऊपरी परत वायु द्वारा कटाव होता है। समटी कोई शब्द नहीं होता है, तो हटा लेंगे, मिट्टी होगा। कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि दबाव के कारण यहाँ के चारागाहों खेतों में बदल जा रहा है। देखो, पीडीएफ होगा आपके पास या नोट्स या लिखे होंगे, तो कुछ कुछ शब्द जो टाइप करने में दिक्कत है तो उसे क्या कर लेंगे, यहाँ सुधार लेंगे ना। तो टेबल होने तो नहीं, और टेरा तो दीवार में ओकरा में उतर घींच के ना तो गिर जाई। देखा, वो घिंचला से एसिया वाला ने कह दिल बा, झड़ुया हटा के और वाला कपिए की तबिया। हाँ देखा, है ना, कैले बा घींच के एकदम दीवार में सटा दो, छू छाना करिए सर। हाँ, ओकरा के दीवार में सटाइए, पहले झड़िया हटा लो। हाँ, इसको सटा दो दीवार में दोनों, उसी से सटा के एकदम, ठीक है, सटा दो। ठीक है, छोड़ दो, हटाएगा नहीं, नहीं तो गिर जाएगा। चलो ध्यान देंगे। क्योंकि गरीब किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। कृषि के प्रकार: प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक। वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापारिक कृषि, है ना, कमर्शियल। प्रारंभिक जीविका कृषि यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। परंपरागत मतलब पीछे जैसे तरीके से होता था, कुदाल से करना, उस तरह से। खेती के औजार भी काफ़ी परंपरागत होते हैं, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपी। इसमें ज़मीन की जुताई गहराई से नहीं हो पाती है। इसमें जैसे तैसे बीज बो दिया जाता है और फसल पकने पर काट लिया जाता है। कृषि में आधुनिक तकनीकी के निवेश के अभाव रहता है, इसलिए उपज क्या होती है, कम होती है ना। और भूमि का उत्पादकता कम होने के कारण फसल की प्रति इकाई उत्पादन भी कम होता है। इस प्रकार की कृषि का उदाहरण कर्तन दहन प्रणाली है। इसमें किसान की खेती के टुकड़े पर उगी हुई जंगली वनस्पति को काट कर एवं जलन कर साफ करता है, तब उसे फसल बोता है और इसमें उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। खेत की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है, तब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़कर दूसरे खेत के टुकड़े का वही प्रक्रिया आरंभ करते हैं।
देश की विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी असम और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं। मणिपुर में पामलू तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ये पढ़ लिए थे झूम खेती। हाँ, ये झूम खेती याद है। किताब में बक्सरे लिख दिया है, बक्सरे देखे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बक्सर नहीं है, बस्तर है, बस्तर जिला है। गहन जीविका कृषि, यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है। गहन, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, वहाँ इस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाया गया है। इसमें श्रम की अधिकता होती है। श्रम क्या होगी? अधिकता, है ना, ज़्यादा मेहनत। जनसंख्या बढ़ने से जोतों को आकार काफ़ी छोटा हो गया है। मतलब जनसंख्या बढ़ा तो खेत का आकार क्या हो गया है? छोटा हो गया है। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में भी जरूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार की कृषि में संलग्न है, और इस कृषि में प्रधानतः खदान यानी धान की खेती होती है। इसे जीविका निर्वाहक कृषि कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कितना खेत दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। इसमें सभी फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है, अतः इस कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक कृषि तकनीक निवेश किया जाता है। अतः किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। व्यापारिक कृषि में मुख्य रूप से भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि की खेती की जाती है। व्यापारिक में क्या किया जाता है? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना। पूछेगा कि निम्न में कौन व्यापारिक फसल है, तो ये उदाहरण याद रखेंगे। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये क्या है? व्यापारिक फसल है। फसल के प्रकार, भारत में ऋतु के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। एक रबी फसल, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद, जायद या गर्मा। रबी फसल में ये आता है गेहूं, है ना, गेहूं के खानदान में जो भी होगा वो रबी फसल। ठीक। खरीफ, खरीफ में क्या आता है? धान है, क्या आता है? धान। तो धान के साथ जो जी बोया जाता है वो सब खरीफ में। और जायद में आता है ये कौन? गर्मा फसल, जो ककड़ी, खीरा, हिनुआना, ये सब गर्मा में आता है। एक एक करके देखेंगे। रबी फसल को जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इसमें प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि है। रबी फसलों की खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य है। जायद खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से धान, मकई, सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियों में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज, तरबूज, ये सब क्या है? जायद है। ठीक है, आके फोटो लगा लो हो, कहते नहीं, लगते नहीं क्या और का स्क्रीन। एक लंग गेहूं है, गेहूं वाला कुछ समझ में आ रहा है। दूसरा है खरीफ फसल, जिस फसल की बुआई जनवरी फरवरी ये है, क्या लिखे हैं? जुलाई तो होगा नहीं। हम्म? जून जुलाई है, ये दोनों काट देंगे। ये
अच्छा, ये जुलाई ठीक है, इसको कर देंगे जून ना। जिस फसल की बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा इत्यादि। जायद या गर्मा फसल, जिस फसल की बुआई मार्च महीने में की जाती है और तैयार जून में हो जाता है उसे जायद फसल कहते हैं, जैसे कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना, खीरा, तरबूज, खरबूज इत्यादि। ये सब क्या है? किसमें आएगा? जायद में आएगा, ठीक है। ये क्या है? क्या है? ये कपास है, ठीक है। ये तरबूज तो चिनाइए जा रहा है। तंबाकू हो सकता है, वो तंबाकू है। ये तो ईख है, हमको भी सब चिना रहा है। ये खीरा है। अब रह गया, तो ये तंबाकू होगा। जूट वाला तो ये है, कपास इसी का जूट बनता है। जूट बनना ही नहीं देखा है। पलकी के पत्ता ही लिखा हुआ। नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है? नहीं, इसको सुखा के तब ना तैयार किया जाता है, वो बड़े बड़े पत्ते होता है वो। नहीं, खैनी का पेड़ होता है, कैसा ही होता है। ऐसे ही पत्ता जैसा होता है, जिस तरह खेती होता है, इसको काट के फिर उस तरह से रखा जाता है। हाँ, उसे चपोत चपोत के फिर पानी सड़ा है कि कैसा किया जाता है। तम्बाकू का खेती होता है, हम लोग के यहाँ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चावल उत्पादन में भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए, है ना? भौगोलिक दशा मतलब क्लाइमेट किस कैसा होना चाहिए, मौसम, वहाँ का तापमान कितना होना चाहिए, बारिश कितना होना चाहिए। चावल भारत का प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है। सबसे ज़्यादा क्या खाता है सब? भात ना। जब तक भात खाएगा नहीं, पेटे नहीं भरेगा, हैं? जैसे कि जब हम भात खाएंगे तभी पेट भरेगा, इसलिए भात मुख्य रूप से खाता है, तो चावल। इस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है। चावल कैसा फसल है? खरीफ, जिसकी बुआई जून जुलाई में कब की जाती है? जून जुलाई में, और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चावल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चीन, चावल में चीन, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान इंडोनेशिया। तीसरा स्थान किसका? इंडोनेशिया। जबकि, है ना, जब तक लिखाई काट के कह, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में अग्रणी है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होगा चावल, क्या लगाएंगे? पश्चिम बंगाल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी होता है, ठीक है। देखो, प्रमुख भौगोलिक दशाएं, तो धान बोते समय तापमान 21 डिग्री, बढ़ते समय 24 डिग्री और काटते समय 27 डिग्री होनी चाहिए। नहीं तो कम से कम नॉर्मल वही 24 डिग्री 21। मिट्टी जलोढ़ या दोमट होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलोढ़ या दोमट। दूसरों पे होगा, लेकिन ये अच्छा माना जाएगा क्या हो? जलोढ़ हो या दोमट। सबसे ज़्यादा जलोढ़ी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। धान की फसल के लिए वर्षा की जो मात्रा है 125 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है। इस फसल के उत्पादन में मानव श्रम की अधिकता होती है। देखो, गेहूं की खेती करने से ज़्यादा कितना मेहनत होता है इसमें, धान में ना तो जिसका खेत है कम परिवार है, सवांग कम है, गेहूं रोप लेता है, हाँ? किसी से रोपवा लेगा, उसको पटाने में भी ज़्यादा, पटा लो उसके बाद सोने वोने का झंझट नहीं रहता है। लेकिन धान में क्या है कि मानव श्रम ज़्यादा है। एक तो भाई, पहले जब धान के बिया डलाएगा, फिर उसको कबराएगा, फिर दोबारा उसको रोपा जाता है ना?
रोपण की स्थिति। फिर रोपने के बाद कुछ दिन बाद उसमें सोहना पड़ता है, हाँ, एक दो बार, एक बार या दो बार सोहनी होता है, फिर खाद भी मारना है, मतलब उसमें मानव श्रम क्या लगेगा, ज़्यादा लगता है। वही लिखा है कि इस फसल के उत्पादन में मानव श्रम अधिक का होता है। तैयार फसल की पहचान सुनहरा पीला रंग हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं को लिखे। तो गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो पहला कौन था, चावल, हाँ, धान, वही चावल। जो रबी फसल का उत्पादन है, गेहूं क्या है, रबी। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में, जबकि कटाई जो है मार्च अप्रैल महीने में कर दी जाती है। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है तथा दूसरा स्थान भारत का है, और भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। पूछा जाए कि गेहूं सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो क्या लगाएंगे, उत्तर प्रदेश। जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा होगा, तो पंजाब में। गेहूं सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पंजाब। ठीक है, प्रति हेक्टेयर मतलब हेक्टेयर नापने वाला है, जैसे प्रति हम लोग कैसे बीघा, ना कि बीघा में इतना कुंटल गेहूं हुआ है, तो उसके यही नाप, ये प्रति हेक्टेयर मापांक है। तो गेहूं कहते हैं ना कि बीघा में कितना होता है, हमको तो आइडिया भी नहीं है। 10 क्विंटल 12 क्विंटल जितना होता होगा, वही उसका ज़्यादा उत्पादन होगा उसका, है ना, क्वालिटी अच्छा होगा और ज़्यादा होगा। जैसे मान लो अपने भाषा में समझते हैं, हम लोग के मतलब 1 बीघा में अगर 10 कुंटल हो रहा है, तो वहाँ 1 बीघा में 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, ना प्रति हेक्टेयर ज़्यादा हो। बुआई के समय 10 से 15 डिग्री तापमान होनी चाहिए। गेहूं बोने समय कितना तापमान होना चाहिए, 10 से 15। वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी जलोढ़ या दोमट हो। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। ज़्यादा इसका पानी की आवश्यकता नहीं है कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाले में ये नहीं किया जाएगा। फसल तैयार का रंग जो होगा सुनहरा पीला होना चाहिए। क्वेश्चन, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। यह आया था 66-67 में, 1966-67 में, 67-68 लिखा है, तो 66-67 भी ऑप्शन में रहता है। तो भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीज बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत हरियाणा पंजाब क्षेत्रों में 1967 से शुरू हुआ, जिसमें गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक एस एम एस स्वामीनाथन है। इनका नाम याद रखना पड़ेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। यानी भारत में कर रहा था तो विश्व में भी कोई होगा, हाँ? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। जबकि विश्व में कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यहाँ पे 2 जी के जीएस हो गया, जो आपके कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनरल कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं कि भारत के कौन है हरित क्रांति के जनक, एम एस स्वामीनाथन। अब पूछा जाए कि विश्व का कौन है, क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। उपज में वृद्धि का प्रमुख कारण, उपज में वृद्धि के प्रमुख कारण उत्तम बीज यानी अधिक उपज देने वाला बीज, उत्तम उर्वरक, रासायनिक खाद का प्रयोग, उत्तम सिंचाई, आधुनिक तकनीक, बिजली की व्यवस्था और उचित कीटनाशक का छिड़काव।
चाय के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चाय के भौगोलिक दशा का वर्णन करें मतलब चाय किस तरह की भूमि में और कैसी जलवायु और किस तरह का होना चाहिए, क्लाइमेट वहाँ का, कितना बारिश होना चाहिए। तो देख रहे हो ये चाय तोड़ रहे हैं ये लोग, दिख रहा है उसमें, उसमें अच्छा दिखता है, छोटा सा दिखता है, इसमें थोड़ा फटा हुआ दिखाई देता है, कम देता है ना। तो यह सदाबहार झाड़ी होती है जिसके पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इससे हरा सोना भी कहा जाता है। चाय को क्या कहते हैं? हरा सोना भी कहा जाता है। इसमें थीन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। क्या होता है? थीन। चाय में क्या होता है? थीन। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन। तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू खाता है तो कहता है रिचार्ज हो गए हम। हाँ, तो उसमें निकोटीन होता है। और चाय में क्या होता है? थीन। और कॉफी में कैफीन। ये सब उत्तेजक पदार्थ है ना, जिसको पीने से थोड़ा लगता है कि हाँ, कोई को तो मैथ बनावे वाला उसको खैनी खा के बनाता है सब। जब तक खाएगा नहीं तब तक बनाएगा नहीं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस आदत पड़ जाता है। सुना है कि खैनी खाने से दिमाग तेज होता है ना। एग्जाम्पल में देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, खात रहन, राजेंद्र प्रसाद हुआ है। चलो, जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इस फसल का उत्पादन भारत में विश्व में दूसरे स्थान, है ना। भारत क्या है? विश्व में दूसरे स्थान, तथा खपत में विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखो, उत्पादन करेगा तो उसमें दूसरा स्थान है, और खाने में, इसको खपत में क्या है? पहला स्थान है। देखते हो हमारे यहाँ चाय, चाय मतलब, हाँ हाँ, सब लोग का वही है। सुबह माता जी कह कि चाय पी ला, अच्छा हम कहूँ 2 दिन की ना पियम, अब ना बनेगा। फिर कहियो मन कर तो तू ही स्टार्ट कैला है पिया है, तो छूट जा। कहीं पे जाओगे तो चाय मिलेगा, हाँ आओगे चाय पी ला। यानी चाय का ये क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपभोग है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, इन रोपने वाला। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा इसकी कृषि ब्रह्मपुत्र घाटी 1840 में आरंभ किया गया था। चाय अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? अंग्रेजों की। फ्री में लगाया होगा, आदत पड़ा दी है ना। चाय अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? चाय, चाय अच्छी है। कहाँ देखे थे हम चाय को लिखा था कि साइलेंट किलर। शुगर कुछ कहीं मेडिकल में देखे थे, कहीं हॉस्पिटल में देखे थे, ऐसे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या चीज? थायराइड है? चाय पीने से थायराइड मतलब चाय अच्छा चीज नहीं है। अच्छा, चीनी पीता है, चाय में चीनी रहता है ना। भौगोलिक दशाएं मतलब चाय के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री। वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मिट्टी कैसी? लेटेराइट। पूछता है कि लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल होगा? तो चाय। दोनों तरह से याद रखना है। खेत ढालू नुमा होना चाहिए। पौधे का छाया मिलना चाहिए। पौधे को क्या मिलना चाहिए? छाया मिलना चाहिए। यहीं तक लिखे हो। कॉफी के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कॉफी के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। कॉफी भी चाय की तरह एक क्या है? पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कॉफी क्या होता है? फल के बीज द्वारा प्राप्त किया जाता है। कॉफी 3 प्रमुख किस्म है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। भारत में उत्तम किस्म की अमेरिका कॉफी उपजाई जाती है। क्या?
पावन फल के नहीं, कॉफी का ही होगा ना। ये झाड़ी की तरह इसका वृक्ष होता है ना, और उसको बीज से मतलब बिया से निकाल के कॉफी को बनाया जाता है। उसको बिया निकाल के फिर कूट पीस के प्रोसेस होगा, वीडियो देख लेंगे। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका, कौन सी किस्म की? अरेबिका कॉफी उपजाई जाती है, जिसकी पूरी विश्व में मांग है। भारत में यह आरंभ में यमन से लाया गया था और बाबू बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया। कहाँ लगाया गया? बाबू बुदन की पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में है। इसके फल को एकत्रित करने एवं बीज को भून पीस कर कॉफी पाउडर बनाने में काफी मानव श्रम मतलब मेहनत की आवश्यकता होती है। भारत में लगभग सभी कॉफी दक्षिणी भारत में उगाया जाता है। जैसे कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, और यहाँ भारत का 70% कॉफी उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी कॉफी की खेती की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये है चाय कॉफी। देख रहा है, इसमें दिलवा बना दिया है। क्या बना दिया है? दिल। क्या बोल रहे हो? तरबूजा किस मिट्टी पे होता है? तर अभी तरबूजा पढ़ा रहे हो? हम लोग कॉफी पहुंच गए, अभी तू तरबूजे में अटकल है। कितना महंगा है ये, कितना हुए तो डिफरेंस बुझा नहीं। तो तरबूज रखा लगता है। हे भगवान, तरबूजा कबे पढ़ लेंगे गर्मा फसल में हम लोग। ये चाय पीने के बाद हुआ, या चाय रखा हुआ है या कॉफी रखा हुआ है, ये फोटो वाला दिल वाला आता है महंगा महंगा सब कुल, वो जो पिए ली। ये लिख लिए हैं, देख लेते हैं दाल, फिर अगला दिन नेक्स्ट देखेंगे। दाल के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। वही भौगोलिक दशा मतलब दाल किस तरह के, मिट्टी कैसी, क्लाइमेट चाहिए। भारत देश में दाल उत्पादन और उपभोक्ता विश्व में सबसे आगे हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ फसलें हैं, जबकि चना, मटर, मसूर आदि क्या है? रबी फसलें हैं। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, जो धान के साथ होता है वो क्या हो जाएगा? खरीफ, और जो गेहूं के साथ में उगता है वो क्या होगा? रबी। दालों के उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 शुरू किया गया, पर इसके परिणाम जो थे वो संतोषजनक नहीं रहे। दाल का कटोरा मध्य प्रदेश कहा जाता है। छाल के कटोरा कोनो मत लिखना, क्या लिखेगा? दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना। चावल का कटोरा भी लिख लेना चाहिए था, उसमें किसे कहते हैं? हाँ, सोयाबीन भी होता है, दाल भी सबसे ज्यादा होता है। यह प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना। किसमें? दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह रबी और खरीफ दोनों प्रकार का फसल है। इतना बात बस दाल में लिख लेंगे। दाल का कटोरा किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है। भौगोलिक दशा है, तापमान होना चाहिए 15 से 20 डिग्री होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा 40 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट मिट्टी। दाल के लिए कौन सी मिट्टी? दो। मिट्टी का गुण में पढ़ेंगे तो, अब यहाँ पे उतना डिटेल तो नहीं है कि मिट्टी को कैसे पहचानेंगे, लेकिन हम लोग को देखने से, जब मिट्टी पढ़े थे तो उसमें लिखा गया था ना, लाल लेटेराइट मिट्टी है तो लाल होगा। जलोढ़ मिट्टी, जो ये गंगा का छारी वाली जो मिट्टी है, वो बलुई मिट्टी पहचाना ही जाएगा। और काली मिट्टी जो सेवटी में उधर है, वो काली मिट्टी काला होता है। उस तरह से उसका गुण लिखे थे, मिट्टी पढ़े हैं।
देखना मिट्टी में सारा ये बात लिखा गया होगा कि कौन सी मिट्टी कैसी है, कैसे है, उसको उसके बारे में जान जाएंगे पढ़ेंगे तो। ठीक है बाबू भैया, आगे बढ़ा जाए, इसको अगले एपिसोड में रख दिया जाए। पढ़ दे। कल भी पढ़िए लेंगे, उसके बाद लिखेंगे आगे। राधे राधे। आज के लिए इतना ही।